ज्यादातर छोटे व्यवसायों के लिए मुनाफा एक ऐसी चीज है जो साल के अंत में बच जाती है, अगर कुछ बचता है तो। हम सब वो पारंपरिक फॉर्मूला जानते हैं, बिक्री में से खर्च घटा दो और जो बचा वो मुनाफा है। इसे बॉटम लाइन कहते हैं, जो हिसाब किताब में सबसे आखिर में आती है। और शायद यही सबसे बड़ी समस्या है। स्रोतों से एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है। अमेरिका में छोटे व्यवसायों में से 83%। 83%? हाँ, 83%। मतलब लगभग 10 में से 8 चेक द चेक जी रहे हैं। बाप रे। इसका मतलब है कि उनके पास अपने बिल, किराया और यहाँ तक कि मतलब खुद को एक ठीक ठाक वेतन देने के लिए भी मुश्किल से ही पैसा होता है। वे लगातार एक संकट से दूसरे संकट की ओर भाग रहे हैं। एक मिनट, लेकिन ये कैसे हो सकता है? जो फॉर्मूला आपने बताया, सेल्स माइनस एक्सपेंसेस इक्वल्स प्रॉफिट, ये तो हर बिजनेस स्कूल में पढ़ाया जाता है। ये तो अकाउंटिंग का आधार है। क्या स्रोत ये कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से गलत है? बहुत अच्छा सवाल है। और नहीं, स्रोत ये नहीं कह रहे हैं कि गणित गलत है। गणित तो बिल्कुल सही है। वे कह रहे हैं कि ये फॉर्मूला इंसान के व्यवहार के खिलाफ जाता है। समस्या गणित में नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में है। चलिए इस दावे की गहराई में चलते हैं। स्रोतों में इस पारंपरिक फॉर्मूले को एक स्वयं सिद्ध यानी एक्सियम कहा गया है। बिल्कुल, मतलब एक ऐसी मान्यता जिसे हम सिर्फ इसलिए सच मान लेते हैं क्योंकि पीढ़ियों से यही कहा जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे हम सब ने स्कूल में सीखा था कि सौर मंडल में 9 ग्रह हैं। हाँ, प्लूटो को मिलाकर। हाँ, लेखक माइक माइक्लोविट्ज एक मजेदार कहानी बताते हैं कि कैसे उन्होंने तीसरी कक्षा में एक टेस्ट फेल कर दिया था क्योंकि उन्होंने लिखा था कि 8 ग्रह हैं। उन्होंने लिखा प्लूटो एक ग्रह नहीं है, प्लूटो एक डिज्नी कैरेक्टर है। अरे वाह। जाहिर है टीचर ने उन्हें फेल कर दिया। लेकिन आज हम जानते हैं कि वो ग्रहों की संख्या के बारे में सही थे। प्लूटो को अब एक बौना ग्रह माना जाता है। तो मतलब जिस बुनियाद पर हम सब बिजनेस चलाना सीखते हैं, वही कमजोर हो सकती है। ठीक यही बात है। जब मुनाफा आखिर में आता है तो ये एक बची खुची चीज बन जाता है। एक ऐसी चीज जिसे हम बाद में देखेंगे या अगली तिमाही में पर टाल देते हैं। एक आफ्टर थॉट जैसा। बिल्कुल। लेकिन सोचिए, क्या हम अपने परिवार या अपने स्वास्थ्य को आखिर के लिए रखते हैं? नहीं। तो फिर बिजनेस के सबसे जरूरी हिस्से यानी उसके वित्तीय स्वास्थ्य को आखिर में क्यों रखें? सही बात है। स्रोतों के अनुसार मुनाफा कोई घटना, कोई इवेंट नहीं है। ये एक आदत है, एक हैबिट है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अगर मुनाफा आदत है, तो हमारी पुरानी आदतें इतनी मजबूत क्यों हैं? हमारे व्यवहार में ऐसा क्या है जो हमें हमेशा पैसे खत्म करने पर मजबूर करता है? इस पूरे कॉन्सेप्ट के पीछे 1950s की एक थ्योरी है जिसे पार्किंसंस लॉ कहते हैं। ये थोड़ा सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन ये नियम कहता है कि हमारी खपत उपलब्ध आपूर्ति को पूरा करने के लिए बढ़ जाती है। आसान शब्दों में? सीधे शब्दों में कहें तो हमारे पास कोई चीज जितनी ज्यादा होती है, हम उसे उतना ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब जितना ज्यादा पैसा हमारे बैंक अकाउंट में दिखता है, उतना ही ज्यादा हम खर्च करने के तरीके ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल। ये तो बहुत ज्यादा जाना पहचाना लग रहा है ना? और ये सिर्फ पैसे के साथ नहीं है, ये हर चीज के साथ होता है। स्रोतों में कुछ शानदार उदाहरण है, जैसे खाने की प्लेटें। खाने की प्लेटें? हाँ, 300 साल पहले खाने की प्लेट का आकार आज की कॉफी की तश्तरी जितना होता था। आज डिनर प्लेट्स लगभग दोगुनी बड़ी हो गई हैं और हमारा व्यवहार क्या है? प्लेट पूरी भरो और पूरी खाओ। तो हम दोगुना खाते हैं। नतीजा हम दोगुना खाते हैं। और एक और उदाहरण है टूथपेस्ट का। ओह, ये तो मेरा पसंदीदा है। जब टूथपेस्ट की ट्यूब नई और भरी हुई होती है तो हम ब्रश पर एक मोटी लंबी लाइन खींचते हैं बिना सोचे समझे। हाँ बिल्कुल, लापरवाही से। लेकिन जब वो खत्म होने वाली होती है, अरे तब तो हम उसे निचोड़ने, मोड़ने, यहाँ तक कि कैंची से काटने तक पहुंच जाते हैं ताकि उसकी आखिरी बूंद भी निकाल आए। ये कमाल है कि हम कैसे जरूरत पड़ने पर इतने जुगाड़ू बन जाते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हम कम आपूर्ति होने पर अविश्वसनीय रूप से आविष्कारशील, मितव्ययी और कुशल बन जाते हैं। और यही हमारे व्यापार के वित्त के साथ होता है। हमारा बैंक खाता उस भरी हुई टूथपेस्ट ट्यूब की तरह है। जब हम देखते हैं कि उसमें बहुत सारा पैसा है तो हमारा दिमाग उसे खर्च करने के नए नए तरीके खोजने लगता है। एक नया कंप्यूटर, एक फैंसी ऑफिस, एक और कर्मचारी जिसकी शायद अभी जरूरत भी ना हो। बिल्कुल। आय बढ़ती है और खर्च भी उसे पकड़ने के लिए बढ़ जाते हैं। तो ये सिर्फ अकाउंटिंग का एक अलग तरीका नहीं है, ये तो पूरे बिजनेस को देखने का नजरिया ही बदल रहा है। एक तरह से ये एक साइकोलॉजिकल हैक है।
आप गणित नहीं बदल रहे, आप अपनी आदतें बदल रहे हैं। तो ये नया व्यवहार आधारित फॉर्मूला क्या है? ये बहुत सरल है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। नया फॉर्मूला है बिक्री, सेल्स, मुनाफा, प्रॉफिट इज इक्वल टू खर्च, एक्सपेंसेस। एक मिनट, देखने में तो ये लगभग वैसा ही लगता है, बस शब्दों को इधर उधर किया गया है। गणितीय रूप से ये वही है, लेकिन व्यावहारिक रूप से ये सब कुछ बदल देता है। इसका मतलब है जब भी आपके व्यवसाय में पैसा आता है, आप सबसे पहले मुनाफे का एक पहले से तय प्रतिशत निकालते हैं और उसे एक अलग जगह रख देते हैं, उसे छूना नहीं है। अच्छा, जो बचता है आपको उसी से अपना व्यवसाय चलाना होता है। तो ये पहले खुद को भुगतान करो, पे योरसेल्फ फर्स्ट वाले सिद्धांत जैसा है जिसे पूरे व्यापार पर लागू किया गया है। बिल्कुल। तो ये उस खाली टूथपेस्ट ट्यूब वाली मानसिकता को जानबूझकर बनाने जैसा है। आप अपने लिए एक छोटी प्लेट बना रहे हैं ताकि आप कम खर्च करें। एकदम सही। आपको अपने खर्चों को समायोजित करने और ज्यादा कुशल बनने के लिए मजबूर किया जाता है। आप सवाल पूछना शुरू करते हैं, क्या मुझे वाकई इस चीज की जरूरत है? क्या इसे करने का कोई सस्ता बेहतर तरीका है? ये कमी ही नवाचार को जन्म देती है। ठीक है, ये थ्योरी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन मैं थोड़ा उलझन में हूं। इसे असल में लागू कैसे किया जाए? मुझे कल से क्या करना शुरू करना चाहिए? स्रोतों में इसे लागू करने के लिए एक बहुत ही व्यावहारिक, एक प्रैक्टिकल सिस्टम दिया गया है। ये 5 मूलभूत बैंक खातों पर आधारित है। हर खाते का एक स्पष्ट उद्देश्य है। 5 बैंक खाते। एक मिनट, मुझे यहीं पर रोकिए। मैं इस आइडिया को समझ रहा हूं, लेकिन 5 अलग अलग बैंक अकाउंट। मैं तो पहले से ही अपने काम में डूबा हुआ हूं। ये तो और ज्यादा सिरदर्द जैसा लग रहा है। क्या ये असल में प्रैक्टिकल है? ये एक बहुत ही आम और वाजिब सवाल है। शुरुआत में ये ज्यादा काम लग सकता है, लेकिन ये असल में आपके वित्तीय जीवन को बहुत सरल बना देता है। इसे ऐसे सोचिए कि आप एक ही प्लेट में अपना सलाद, मेन कोर्स और मिठाई सब कुछ एक साथ मिलाकर खाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, आप उन्हें अलग अलग रखते हैं। ये खाते भी वही काम करते हैं। ठीक है, समझाइए ये 5 खाते कौन से हैं? पहला है आय खाता, इनकम खाता। सारा पैसा, हर बिक्री, हर चेक पहले इसी खाते में जमा होता है। ये एक सर्विंग ट्रे की तरह है। आप इस ट्रे से कभी खाते नहीं हैं, आप सिर्फ यहाँ से अलग अलग प्लेटों में खाना परोसते हैं। ओके, तो ये सिर्फ एक होल्डिंग एरिया है। इसके बाद? इसके बाद 4 प्लेटें आती हैं। दूसरा खाता है मुनाफा, प्रॉफिट। ये आपका इनाम है, एक शेयर होल्डर के रूप में जोखिम उठाने का। ये आपका वेतन नहीं है, ये बिजनेस के स्वास्थ्य का इनाम है। ठीक है। तीसरा है मालिक का मुआवजा, ओनर्स कॉम्प। ये व्यवसाय में आपके द्वारा किए गए काम के लिए आपका वेतन है। आप एक कर्मचारी भी हैं और आपको उसके लिए भुगतान मिलना चाहिए। ये एक जरूरी अंतर है। बहुत से मालिक इन दोनों को मिला देते हैं, मुनाफा और वेतन। बिल्कुल। और बाकी 2 खाते? चौथा है टैक्स। हम सब जानते हैं कि टैक्स देना पड़ता है, फिर भी हम साल के अंत में घबरा जाते हैं। ये खाता आपको पहले से ही टैक्स के लिए पैसा अलग रखने में मदद करता है। ये आपकी सुरक्षा है। और पांचवा और सबसे जरूरी है परिचालन व्यय का खाता, ओपेक्स का खाता। इसी पैसे से आपको किराया, सैलरी, मार्केटिंग, सारे रोजमर्रा के खर्चे चलाने हैं। ये आपकी खाली टूथपेस्ट ट्यूब है। असल में यही वो पैसा है जिसे मैनेज करने में ज्यादातर बिजनेस फेल हो जाते हैं। ठीक है, ये सिस्टम तो समझ आ रहा है, लेकिन सिर्फ खाते खोल लेना ही काफी नहीं होगा। पैसे को उनमें डालने का भी कोई तरीका होगा? जो आपका इनाम है, फिर मालिक का मुआवजा जो आपका दूसरा इनाम है, फिर टैक्स जो सुरक्षा है, और अंत में जो बचा वो खर्च के लिए। इनाम, सुरक्षा और फिर काम। ठीक, ये एक सकारात्मक आदत बनाता है। दूसरी तकनीक है प्रलोभन हटाना, रिमूव टेम्पटेशन। ये मुझे पसंद आई। इसका मतलब है कि आप अपने मुनाफा और टैक्स के खातों को एक अलग, कम सुविधाजनक बैंक में रखें, जहां कोई डेबिट कार्ड ना हो, कोई ऑनलाइन आसान ट्रांसफर ना हो। बिल्कुल। अगर पैसा आसानी से उपलब्ध नहीं होगा तो आप उसे मुश्किल समय में खर्च करने के लिए प्रलोभित नहीं होंगे। ये वैसा ही है जैसे घर से जंक फूड हटा देना ताकि आप उसे खा ना सकें। आप अपने भविष्य के आप को वर्तमान के आप की कमजोरियों से बचा रहे हैं। एकदम। और तीसरी तकनीक है लय, रिदम। महीने में 2 बार, जैसे कि 10 और 25 तारीख को, अपने आय खाते से पैसा इन सभी खातों में आवंटित करें। इससे नकदी प्रवाह में एक अनुमानित लय बनती है।
और सबसे मजेदार हिस्सा, वो क्या है? हर 90 दिनों में अपने मुनाफा खाते से मुनाफे का एक हिस्सा जैसे 50% निकालें और जश्न मनाएं। जश्न मनाएं। ये हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। मतलब ये सिर्फ अनुशासन के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को इनाम देने के बारे में भी है। यही इसका जादू है। ये जश्न आपको सिस्टम से जोड़े रखता है। ये आपको याद दिलाता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। ये मुनाफे को वास्तविक और मूर्त बनाता है। ठीक है, मैं अभी भी थोड़ा अभिभूत महसूस कर रहा हूँ। 5 खाते, प्रतिशत, नियम, लय, ये एक बड़े प्रोजेक्ट की तरह लगता है। अगर कोई आज से ही शुरू करना चाहे तो उसे कहाँ से शुरू करना चाहिए? और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से करने की कोशिश करते हैं और फिर हार मान लेते हैं। इसीलिए स्रोतों में बार को नीचे लाने, लोअरिंग द बार की अवधारणा पर जोर दिया गया है। ये दिलचस्प है। ये क्या है? एक अध्ययन में लोगों के एक समूह को जो व्यायाम नहीं करते थे, हर हफ्ते 3 बार 5 मील दौड़ने के लिए कहा गया। नतीजा 94% असफल रहे। यह लक्ष्य उनके लिए बहुत बड़ा और डरावना था। जाहिर है। दूसरे समूह को सिर्फ टीवी देखते समय खड़े होने के लिए कहा गया, बस इतना ही। और उनका क्या हुआ? उन्होंने 100% सफलता हासिल की। असफल होना लगभग असंभव था। फिर धीरे धीरे उन्हें मार्च करने, फिर जॉगिंग करने के लिए कहा गया और 6 महीने में उस समूह के 50% से अधिक लोग 5 मील दौड़ने के लक्ष्य तक पहुंच गए। वाव! उन्होंने बार को इतना नीचे रखा कि वे सफल हो ही नहीं सकते थे और फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाया। आहा, तो ये सब कुछ एक साथ करने के बारे में नहीं है। ये सिर्फ शुरुआत करने के बारे में है, भले ही वो कदम कितना भी छोटा क्यों ना हो। तो मुनाफे के साथ पहला सबसे छोटा कदम क्या है? स्रोतों में 2 बहुत ही सरल पहला कदम सुझाए गए हैं। पहला कदम, आज ही अपने बैंक में बस एक अतिरिक्त खाता खोलें, 5 नहीं, सिर्फ 1, और उसे मुनाफा नाम दें। इसमें 10 मिनट लगेंगे। ठीक है, ये किया जा सकता है। और दूसरा कदम? दूसरा कदम, अगले 30 दिनों के लिए जब भी आपके व्यवसाय में पैसा आए तो उसका केवल 1% उस मुनाफा खाते में स्थानांतरित करें। बस 1%। सिर्फ 1%? यह तो इतना कम है कि पता भी नहीं चलेगा। क्या इतने छोटे कदम से वाकई में कोई मनोवैज्ञानिक असर पड़ सकता है, या यह सिर्फ खुद को अच्छा महसूस कराने का एक तरीका है? फिर से एक बेहतरीन सवाल। आर्थिक रूप से 1% शायद महत्वहीन है। अगर आपका व्यवसाय 1000 रुपये पर चल सकता है तो 990 रुपये पर भी चल सकता है। लेकिन व्यवहारिक रूप से ये एक भूकंप जैसा है। वो कैसे? क्योंकि पहली बार आप अपने बैंक स्टेटमेंट में एक लाइन आइटम देखेंगे जिस पर मुनाफा लिखा होगा और उसके आगे एक सकारात्मक राशि होगी। आप पहली बार अपने बैंक में वास्तविक नकद मुनाफा जमा होता हुआ देखेंगे, भले ही वो छोटी राशि हो। अच्छा। आप उस व्यक्ति की तरह हैं जो सिर्फ टीवी के सामने खड़ा होना शुरू करता है। आपने आदत बनाने वाली मांसपेशी का निर्माण शुरू कर दिया है। ये बात समझ में आई। ये पैसे के बारे में नहीं है, ये आदत बनाने के बारे में है। एक बार जब आप 1% के साथ सहज हो जाते हैं तो आप इसे 2% कर सकते हैं, फिर 3%। धीरे धीरे समय के साथ आप पूरी प्रणाली को लागू कर सकते हैं। ठीक यही ये सिस्टम की मांसपेशियों का निर्माण शुरू करता है। ये छोटी लगातार जीतों के बारे में है जो बड़ी तब्दीली की ओर ले जाती हैं। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार ये है कि मुनाफा वो नहीं है जो आखिर में बचता है। ये एक आदत है जिसे सबसे पहले विकसित किया जाना चाहिए। जो चीज़ पहले आती है वो पूरी होती है, जो आखिर में आती है उसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आपको अपने व्यवहार को बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपने व्यवहार के हिसाब से अपने सिस्टम को बदलना है। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार है जिसके बारे में सोचा जा सकता है। स्रोतों में एक जगह उल्लेख किया गया है कि एक उद्यमी का नंबर 1 काम केवल एक उत्पाद या सेवा बेचना नहीं है, बल्कि नौकरियों का सृजन करना है। एक स्वस्थ लाभप्रद व्यवसाय ही स्थिर रोजगार पैदा कर सकता है। जब आपका बिजनेस चेक दर चेक जी रहा होता है तो आपके कर्मचारी भी एक अनिश्चित भविष्य के साथ जी रहे होते हैं। तो यदि आप पहले अपने व्यवसाय के वित्तीय स्वास्थ्य को सुनिश्चित करते हैं तो ये दूसरों के लिए स्थिर और स्वस्थ नौकरियां बनाने की आपकी जिम्मेदारी के बारे में आपके सोचने के तरीके को कैसे बदल सकता है।